Hello and welcome to Online Rajendra Nagar. And today we'll study the Wildlife Protection Act. Wildlife Protection Act से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में, और दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं. There are various dimensions of Wildlife Protection Act, like the act as such, the rules and regulations in that act, then the schedules in that act. उसके बाद नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी एक्ट का एक एस्पेक्ट है. और इसके बाद कुछ बॉडीज़, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जू अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से ही एसोसिएटेड हैं और उसी एक्ट के अंदर आते हैं. तो इन सभी चीज़ों को हम आज एक साथ पढ़ेंगे लिंक करके, क्योंकि बुक्स में और काफ़ी जगह मैंने देखा है कि ये सारी चीज़ें अलग अलग हेडिंग्स के अंदर दी हुई हैं, अलग अलग चैप्टर्स में दी हुई हैं, बट क्योंकि ये सब कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही है तो इसको एक साथ पढ़ लेना ही ठीक होगा. ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की हिस्ट्री से. उसके बाद हम जाएंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज, इसके साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हमारे जुड़े हुए हैं. उसके बाद हम जाएंगे शेड्यूल्स पे. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो शेड्यूल्स हैं, यानी वो जो लिस्ट ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स है जो कि अंडर प्रोटेक्टेड कैटेगरी है. ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी एजेंसीज, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंडर में क्रिएटेड हैं. और लास्टली we'll see wildlife sanctuaries and the national parks. We'll see the differences also between wildlife sanctuaries and national parks. ठीक है, तो let's start with the today's session. Okay, now what we are watching today is the Wildlife Protection Act. (1972). तो 1972 में एक स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस होती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. स्टॉकहोम की जो कॉन्फ्रेंस होती है वो इसीलिए हिस्टोरिकल है क्योंकि विश्व में पहली बार कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई जिसका जो मेन एजेंडा था वो एनवायरनमेंट था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन था, कंजर्वेशन था, ग्रीन हाउस गैसेज, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह के मुद्दों पे पहली बार दुनिया भर के देश एक साथ आते हैं स्टॉकहोम में, और वो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो चेंज हो रहा है क्लाइमेट, उसको हम बचा सकते हैं. और उसमें अलग अलग एजेंडाज डिस्कस होते हैं, उसमें से बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ भी एक होता है. तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के जस्ट बाद हमारे देश के अंदर एक लेजिस्लेशन पास होता है, एक बिल लाया जाता है और उसको लॉ बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. सो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि देश का इस कॉन्फ्रेंस के बाद दुनिया भर के लिए एक एग्जाम्पल की तरह आना कि वाइल्ड लाइफ के लिए भी हमारे देश के अंदर लॉज होने चाहिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज होने चाहिए. उस तरह की बात सबसे पहले हिंदुस्तान करता है, एंड इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू पास सच अ बिग लार्ज स्केल लॉ रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. ठीक है, तो हिंदुस्तान सबसे पहली कंट्री बनता है टू हैव मेड प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहला देश जिसने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और इन सब चीज़ों को, वाइल्ड लाइफ को और जितना भी हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसके प्रोटेक्शन, उसके कंजर्वेशन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना है. और इतना लंबा चौड़ा एक लॉ तुरंत स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद पास होता है, कॉन्फ्रेंस के बाद पास होता है हमारे देश के अंदर. सो दैट इज हिस्टोरिकल. ओके, इससे पहले कौन कौन से लॉज हमारे यहाँ पे होते हैं वो भी देख लेते हैं. सबसे पहला जो लॉ हमारे देश में आता है वाइल्ड लाइफ या एनवायरनमेंट या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए, वो आता है 1887 में. 1887 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक लॉ लाया जाता है जिसका नाम होता है वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट. वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट. ये 1887 में आता है और इसके अंदर वाइल्ड बर्ड्स को बचाने की, जिनकी हंटिंग और पोचिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, उनको कंजर्व करने के लिए ब्रिटिश सरकार ये लाती है.
उसके बाद 1912 यानी 1912 में एक एक्ट आता है, वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, 1912 में आता है वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको अमेंड किया जाता है 1935 में। इसी का अमेंडेड वर्जन यानी वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट 1935 में ये अमेंड होता है। ठीक है, और 1972 तक 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के आने तक हमारे देश में इसी एक्ट से काम चलाया जाता है, यानी वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1935 हमारा 1972 तक वर्क कर रहा होता है। इसी के थ्रू हम अपने बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हिस्ट्री की। अब हम आ जाते हैं सीधे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के ऊपर। अब सबसे पहले देखते हैं कि इस एक्ट के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, इस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं। सो विल सी दी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट जो इस एक्ट का बनता है, और इन पॉजिटिव इम्पैक्ट में मैं आपको ये एक्ट भी समझा दूंगा, इन पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में ही एक्ट भी आपको समझ में आ जाएगा कि मेन फीचर्स इस एक्ट के क्या हैं। ठीक है, तो फीचर्स और पॉजिटिव इम्पैक्ट एक ही जगह पर है। तो पहला जो फीचर या पॉजिटिव इम्पैक्ट कहिए वो है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यानी हमारे देश के अंदर नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसी जो एक कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, उनके बारे में सबसे पहले इसमें जिक्र होता है, और उनको बनाने के लिए इसमें कहा जाता है कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाएं, जहां पर एक डिफाइंड एरिया होगा, एक डीमार्केटेड एरिया होगा, जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज और फ्लोरा एंड फौना और लैंडस्केप, इवन जो लैंडस्केप है किसी फॉरेस्ट एरिया का, उसको कंजर्व किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और ह्यूमन इंडस्ट्रियलाइजेशन और ह्यूमन जो इम्पैक्ट है, जो एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट है, उससे उसको दूर रखा जाएगा। राइट, तो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस पर्टिकुलर एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट देन है। दूसरी चीज हम देखते हैं वो है इंडिया बिकेम द पार्टी ऑफ साइट्स। साइट्स यानी कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना, यानी ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन यानी एग्रीमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज, वेरियस नेशंस, इंडेंजर्ड स्पीशीज की ट्रेड को बचाने के लिए, यानी उसकी ट्रेड को कम करने के लिए, रोकने के लिए, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज की ट्रेड होती है एक जगह से दूसरी जगह, उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये एक एग्रीमेंट पास होता है दुनिया भर के देशों के बीच में, उसको हम बोलते हैं साइट्स। इसके बारे में मैंने अपनी दूसरी एक वीडियो में बात की हुई है, आप उसको देख सकते हैं, जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस के ऊपर बनी हुई है, उसमें साइट्स के ऊपर डिटेल्स में बात की गई है। ठीक है, तो इंडिया भी इसकी पार्टी बन जाता है इस एक्ट के पास होने के बाद, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक इतना महत्वपूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट लॉ पास होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो इंडिया बिकेम द पार्टी ऑफ साइट्स। नेक्स्ट थिंग, this particular act gave us the license for sale, transfer and possession of some wildlife species. So इस एक्ट में लाइसेंस कैसे देना है, जो ट्रेड करना है वाइल्ड लाइफ का, कुछ ट्रेड भी होता है कुछ चीज़ों का, यानी कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऐसे होते हैं जो कि ट्रेडेबल होते हैं, जिनकी कमर्शियल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, पर वो इंडेंजर्ड नहीं होते हैं, इसलिए उनकी ट्रेड कर ली जा सकती है। तो उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजंस हैं, उन लाइसेंसिंग प्रोविजंस के बारे में भी इस एक्ट में बात की हुई है। तो प्रोविजंस फॉर लाइसेंस फॉर sale, transfer and possession of some wild species। अब मैं जब भी वाइल्ड स्पीशीज बोल रहा हूं तो इसका मतलब से जानवरों से नहीं है, वाइल्ड स्पीशीज में फ्लोरा और फौना दोनों आते हैं। ठीक है,
चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको मिलती है वो मिलती है बॉडीज लाइक सेंट्रल जू अथॉरिटी एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर प्रोजेक्ट टाइगर आता है, इसके साथ सेंट्रल जू अथॉरिटी, ठीक है, जो कि 1992 में आती है, 92 में बनाई जाती है, क्योंकि इस एक्ट में, इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कई बार अमेंडमेंट हो चुके हैं अब तक। 2002 में अमेंडमेंट हुआ, 1991 में अमेंडमेंट हुआ। तो ये सारे अमेंडमेंट्स के बाद आज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट काफ़ी बदल चुका है, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड की जा चुकी हैं, ठीक है। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी मिलती है। इसके बाद हमें बॉडीज़ और भी मिलती है, जैसे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये एक एडवाइजरी बोर्ड है। एडवाइजरी बोर्ड लाइक advisory board like sorry advisory board like national board for wildlife, ठीक है। ये एक एपेक्स बॉडी है देश के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करती है। इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं और ये एडवाइजरी बोर्ड की तरह काम करती है। गवर्नमेंट को, कैबिनेट को एडवाइस करना वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के ऊपर, कंजर्वेशन के ऊपर, क्या नई पॉलिसीज़ होनी चाहिए, किस तरह से अभी हमें आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से ह्यूमन एफर्ट को वाइल्ड लाइफ के ऊपर होने वाले इम्पैक्ट को कम करना है, उस एफर्ट को किस तरह से चेंज करना है, चैनलाइज करना है एनर्जी को, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देने वाला ये बोर्ड है। इसी से एडवाइस लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, तो एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड है। तो ये भी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर से आता है, यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये भी, यानी एक एक्ट से अपनी पावर्स को ड्रॉ करती है, ठीक है। इसके बाद हमें शेड्यूल्स मिलते हैं, यानी एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट, एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड, ठीक है, एंडेंजर्ड, थ्रेटेंड या वल्नरेबल स्पीशीज लिस्ट, ठीक है। तो अभी इससे पहले हमारे पास ऐसी स्पीशीज की लिस्ट नहीं थी कि कौन कौन सी स्पीशीज एंडेंजर्ड है, कौन कौन सी स्पीशीज वल्नरेबल कैटेगरी में आती है हमारे देश में, किस स्पीशीज की क्या स्टेटस है। तो वो हमें इस पर्टिकुलर एक्ट से मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर शेड्यूल्स गिवन है, ठीक है। ये लिस्ट को ही हम शेड्यूल्स बोलते हैं, जो हम अभी पढ़ेंगे शेड्यूल्स को, ठीक है। और जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनके ऊपर हमको प्रोहिबिशन लगाने की जो पावर है वो इस लॉ से मिलती है। तो प्रोहिबिशन ऑन ट्रेड, पोचिंग एंड स्मगलिंग, ठीक है। ये लॉज हमको बेसिकली मिलते हैं, ये रूल्स और रेगुलेशन हमें इस एक्ट से मिलते हैं। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करने के लिए क्या चीज़ प्रोहिबिट करेंगे, पोचिंग प्रोहिबिट करना है हमें, स्मगलिंग प्रोहिबिट करनी है, ये सारी चीज़ों को प्रोहिबिट करने की यहाँ से हमको ताकत मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब ये अमेंडमेंट होता है 1991 में, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत जगह पे आपने पढ़ा होगा और बहुत कन्फ्यूजन भी होता है कि जो फॉरेस्ट नेशनल पार्क है वो, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये डिक्लेयर कौन करता है, ठीक है। क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कई जगह हम लोग सुनते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करती हैं और नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये एक्ट पास हुआ था उस दौरान 1972 में जो फॉरेस्ट था वो स्टेट लिस्ट का आइटम था, यानी संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में जो डिफरेंट लिस्ट दी हुई है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, उस समय ये जो फॉरेस्ट था वो स्टेट लिस्ट का आइटम था। बट 1976 में हुए 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इस आइटम को, यानी फॉरेस्ट को, कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। यानी 1976 से पहले इन सब चीज़ों के ऊपर जो लॉ बनाने का अधिकार था, जो डिसीजंस लेने का अधिकार था, वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स को हुआ करता था।
बट अभी क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में है तो बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट, यानी फॉरेस्ट के ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों ही डिसीजंस ले सकते हैं और लॉ बना सकते हैं। अगर दोनों के लॉ में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है तो आप जानते ही हैं कि सेंटर का लॉ जो है वो प्रिवेल करता है। ठीक है, हालांकि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया सेंटर के द्वारा जरूर था, पर इसका अनुकरण करने का, यानी इसको इस पे एग्री करने का, इसको अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू अपने अपने स्टेट्स में पास करने का जो राइट था वो स्टेट गवर्नमेंट्स को ही था, यानी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी था। बट लकीली फॉर्चुनेटली हम ये कहेंगे कि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि सेंटर द्वारा बनाया गया था उसको सभी स्टेट्स ने एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, बस जम्मू कश्मीर को छोड़ के वहाँ की जो संविधान है उसमें उनके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, तो जम्मू कश्मीर को इसमें शामिल नहीं किया गया। बाकी सारे स्टेट्स ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को एक्सेप्ट कर लिया था। बट क्योंकि 1991 में अमेंडमेंट हुआ, 1991 में हुए अमेंडमेंट के बाद कॉन्करेंट लिस्ट में फॉरेस्ट आ जाता है, तो अभी वाइल्ड लाइफ जो है उसके प्रोटेक्शन, उसके कंजर्वेशन के ऊपर कोई भी लॉ बनाने के लिए सेंटर और स्टेट दोनों ही डिसीजंस ले सकते हैं। इसलिए जब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात आती है और नेशनल पार्क्स की बात आती है तो दोनों ही सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इस पर डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा एरिया जो है वो नेशनल पार्क होगा या कौन से एरिया को हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करना है। ठीक है, दूसरी चीज जो हम हेडिंग इसमें पढ़ेंगे वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दिए हुए शेड्यूल्स। शेड्यूल्स, अब ये शेड्यूल्स क्या है? शेड्यूल्स अगर मैं आपको बताऊं तो शेड्यूल्स लिस्ट होती हैं। एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझेंगे तो शेड्यूल्स आर द लिस्ट। अब ये किस चीज की लिस्ट है? लिस्ट ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हैं। कितने शेड्यूल्स हैं? वी हैव टोटल 6 शेड्यूल्स। टोटल 6 शेड्यूल्स हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है। 6 शेड्यूल्स का मतलब है कि 6 लिस्ट दी गई होंगी। हर लिस्ट में अलग अलग जानवरों के और प्लांट्स के नाम होंगे, एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज के नाम होंगे, जिनमें से कुछ हाईली एंडेंजर्ड होंगे, कुछ सिर्फ थ्रेटेंड स्पीशीज होंगी, कुछ वल्नरेबल स्पीशीज होंगी। हर लिस्ट की प्रोटेक्शन डिग्री अलग अलग है, यानी हर लिस्ट में जो जानवरों के नाम है या जो प्लांट्स के नाम है उनको दिया गया प्रोटेक्शन का जो डिग्री है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें 6 शेड्यूल्स हैं। पहले के जो 4 शेड्यूल्स हैं यानी 1 to 4 जो शेड्यूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 से 4 तक जो शेड्यूल्स हैं वो सिर्फ प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन के लिए हैं। ठीक है, इसके बाद जो 5th शेड्यूल है वो वर्मिन्स के लिए है। वर्मिन्स यानी ऐसे जानवर जिनको आप हंट कर सकते हैं, यानी बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो शायद खेती को नुकसान पहुंचाते हैं, खेतों में जाकर उसको उजाड़ देते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स और बहुत सारे जो इसमें फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैं, उनको बहुत नुकसान होता है इस केस में, एग्रीकल्चर को नुकसान होता है इस केस में। तो सरकार को, केंद्र सरकार को ये ताकत दी गई है। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये ताकत थी, बट अभी केंद्र सरकार को ये ताकत है कि वो किसी भी जानवर को वर्मिन डिक्लेयर कर सकती है। यानी वर्मिन डिक्लेयर करने के बाद आप उस जानवर को मार सकते हैं अगर वो आपके खेतों को या आपकी किसी भी एक्टिविटी को, आपकी किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर आपके लिए वो खतरा पैदा होता है उससे, तो उस जानवर को आप मार सकते हैं। ये वर्मिन घोषित करने की या वर्मिन डिक्लेयर करने की जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो शुरुआत में जब एक्ट बना था तो स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, बट फिलहाल 1991 के अमेंडमेंट के बाद ये जो पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब स्टेट गवर्नमेंट वर्मिन डिक्लेयर नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकती है कि हमारे स्टेट में ये पर्टिकुलर जानवर है, ये बहुत नुकसान पहुंचा रहा है एग्रीकल्चर को और बाकी चीज़ों को, तो इसको हमें इसको वर्मिन डिक्लेयर करने का रिकमेंडेशन दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, पर जो डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी कि कौन से जानवर को वर्मिन डिक्लेयर करना है। तो 5th शेड्यूल में वर्मिन्स की बात की गई है। इसके बाद जो आखिरी शेड्यूल यानी 6th शेड्यूल है उसमें प्लांट स्पीशीज, ठीक है, प्लांट स्पीशीज के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन की बात की गई है। यानी इसमें कुछ प्लांट स्पीशीज के नाम हैं जिनको प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं 1st से लेकर 6th शेड्यूल तक। I'll talk about 1st and 2nd schedule first.
पहले फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल की, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन है अंडर फॉर पोचिंग, फॉर स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड इन एनिमल्स, वो फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल के अंडर प्रोवाइडेड है। यानी इसमें जो नाम लिस्टेड हैं जिन एनिमल्स के, जिन स्पीशीज के, उनको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है अगेंस्ट पोचिंग, स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड। ओके, तो शेड्यूल 1 और सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 2 अगर स्पेसिफिकली बोला जाए, तो सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 2, अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली बोलूं, हालांकि पार्ट पूरा ही सेकेंड शेड्यूल जो है वो अंडर प्रोटेक्शन है, तो एनिमल स्पीशीज प्रोवाइडेड विद हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन फर्स्ट और सेकेंड शेड्यूल में बात करते हैं। हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन का साफ मतलब है कि इसमें जो भी क्राइम होता है, अगर किसी को पोचिंग या इलीगल ट्रेड करते हुए पकड़ा जाता है या स्मगलिंग करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस केस में हाईएस्ट डिग्री ऑफ पेनल्टीज होंगी, डिग्री ऑफ पेनल्टी और पनिशमेंट। यानी इसमें मिलने वाली जो सजा होगी वो सबसे ज़बरदस्त, सबसे जो स्ट्रिंजेंट, सबसे टफ जो पेनल्टी होगी वो इसी के अंदर रखी गई है। यानी इसमें जो जानवर डाले गए होंगे ऑब्वियसली वो या तो बहुत ही एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होंगी, उनकी संख्या बहुत तेज़ी से घट रही होगी, या फिर उन स्पीशीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा होगा, उनको बचाना मुश्किल होगा, या बहुत तेज़ी से संख्या घट रही होगी, या बहुत कम रह गए होंगे फाइनली। तो वो कोई भी स्पीशीज़ हो सकती है, जैसे लायन है, टाइगर है, ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ इसके अंडर में आती है। मैं आपको कुछ स्पीशीज़ के नाम बताता हूँ। राइट, फर्स्ट शेड्यूल की अगर मैं बात करूंगा, तो फर्स्ट शेड्यूल में यू हैव लायन टेल्ड मैकाक। लायन टेल्ड मैकाक, जैसे कि नाम बता रहा है, मैकाक होते हैं बंदर, मंकी, और एप्स होते हैं। और लायन टेल्ड मतलब इसकी जो पूंछ होती है इस बंदर की, वो शेर जैसी होती है, ठीक है, शेर की पूंछ जैसी पूंछ होती है, इसलिए इसको बोलते हैं लायन टेल्ड मैकाक। वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। और IUCN की जो लिस्ट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो एक रेड डेटा बुक रिलीज करती है जिसके अंदर एंडेंजर्ड स्पीशीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात होती है, उन पर्टिकुलर स्पीशीज में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में ये डाले गए हैं। तो इसीलिए इंडिया में भी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत इनको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि IUCN की रेड डेटा बुक से और अपने जो WPA 1972 है उसके शेड्यूल से इसको इसको कंफ्यूज ना करें, इसको मैच ना करें। हो सकता है कि आपके देश में जो स्पीशीज एंडेंजर्ड हो या क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो, वो दुनिया भर में एंडेंजर्ड ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जो दुनिया भर में एंडेंजर्ड हो वो आपके देश में उनकी उनकी संख्या ठीक ठाक हो, यानी वो हो सकता है कि वनरेबल ही हो या थ्रेटेंड ही हो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड ना हो, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, और हमारे जो शेड्यूल्स हैं ये हमारे कंट्री स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, ठीक है। तो उनसे कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है लायन, फिर टाइगर, ठीक है, इसके बाद ब्लैक बक यानी कारा हिरन, ठीक है, राइनो, ओके। तो एक्सेट्रा बहुत सारी स्पीशीज हैं, आप इसको देख सकते हैं, बुक्स में भी दिया हुआ है, या फिर आप ऑनलाइन जाकर पूरी लिस्ट निकाल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड शेड्यूल की बात करूं, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल में हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज हैं, पर सेकंड शेड्यूल थोड़ा सा उन स्पीशीज को डाला गया है जिनको फर्स्ट शेड्यूल से कम प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। यानी सबसे ज़्यादा ध्यान हम फर्स्ट शेड्यूल पे देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। यानी जो सेकंड शेड्यूल में लिस्ट होगी उनकी जो संख्या होगी वो काफ़ी ज़्यादा है फर्स्ट शेड्यूल के स्पीशीज से, ठीक है। तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम ही है, बट स्टिल फर्स्ट शेड्यूल से थोड़ा सा कम प्रोटेक्शन रहता है उसमें। बस पार्ट 2 में सिमिलर प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो सेकंड शेड्यूल जो है उसमें स्पीशीज लाइक रेसस मकैक यानी रेसस मंकी, ठीक है, वाइल्ड डॉग, इसको ढोले भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद लंगूर है,
Then we have chameleon. तो ये सारे जानवर और भी होंगे, तो ये सारे सेकंड शेड्यूल के अंदर आते हैं, राइट। फर्स्ट शेड्यूल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इस साल की जो न्यूज़ में कुछ एनिमल्स थे, स्पीशीज थी इन न्यूज़, क्योंकि इस साल कुछ न्यूज़ में मैंने सर्च किया था तो वो ये एनिमल स्पीशीज थी। तो 2020 एग्ज़ाम के लिए कुछ स्पीशीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। न्यूज़ में कुछ स्पीशीज थी जैसे कि सी ककम्बर, यानी ये भी एक एनिमल स्पीशीज है। ककड़ी या खीरा जैसी लगने वाली स्पीशीज है ये, और समंदर में पाई जाती है, एक एक्वेटिक स्पीशी है। और इसका ट्रेड बहुत हैवीली हो रहा है क्योंकि इसका यूज़ कैंसर से लड़ने वाली दवाई में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। इसलिए लक्षद्वीप में पिछले साल लाखों करोड़ों की सी कंगम्पर जो है वो सीबीआई और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने जब्त की थी लक्षद्वीप से। ये स्मगल हो रही थी टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड और वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों की तरफ जा रही थी। तो सी ककम्बर जो है लास्ट ईयर न्यूज़ में रही थी क्योंकि एक बहुत बड़ा एक स्मगलिंग कंसाइनमेंट वो सीबीआई और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़ा था। तो ये भी शेड्यूल 1 के अंदर आती है। ओके, तो ये इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकती है, प्रीलिम्स या मेंस दोनों में। दूसरा है स्टार टॉर्टोइस। स्टार टॉर्टोइस हालांकि शेड्यूल 4 में है, बट इसकी एक्सपर्ट्स इस पे एक राय रखते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मांग कर रहे हैं कि इसको शेड्यूल 1 में डाल देना चाहिए, बिकॉज इसकी भी जो स्मगलिंग है वो काफ़ी हो रही है स्टार टॉर्टोइस की, और इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है इस स्पीशी को, इसलिए इसको शेड्यूल 1 में डाल देना चाहिए। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। इसके अलावा वी हैव इंडियन ग्रे वुल्फ। इंडियन ग्रे वुल्फ जो है ये बहुत ही रेयर स्पीशी है, बहुत कम ऑब्जर्व की जाती है, और ये बांदीपुर नेशनल पार्क जो कर्नाटका के अंदर है वहाँ पर काफ़ी देखी जाती थी, बट बहुत टाइम से ये नहीं देखी गई थी। पिछले साल यानी 2019 में इसको साइट किया गया, एक इंडियन ग्रे वुल्फ को साइट किया गया, और इसीलिए ये अखबारों में भी आई थी कि चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका का है वहाँ पे इसको साइट किया गया। सो रेयरली साइटेड। Okay, and it was sited in Chamarajanagar district in Karnataka. हैबिटेट है इसका इन बांदीपुर नेशनल पार्क एंड कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये ज़्यादातर मिलते हैं, पर बहुत समय से दिखे नहीं थे और बहुत ही रेयर इनकी साइट होती है, तो ये मिलते हैं, तो इसलिए भी ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगले हम शेड्यूल पे आते हैं, विच इज़ द थर्ड एंड द फोर्थ शेड्यूल। मैंने दोनों शेड्यूल को क्लब इसलिए कर दिया क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ प्रोटेक्शन दोनों के अंदर प्रोवाइड की गई है, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल में भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है, की जाती है, बट थोड़ी सी कम स्ट्रिंजेंट है इन कंपैरिजन टू शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। ओके, सो दे आर प्रोटेक्टेड बट penalties are less stringent. Okay, so they are protected but penalties are less stringent. अब देख लेते हैं इनके अंदर कौन कौन सी स्पीशीज हैं। काफ़ी स्पीशीज है, मैं कुछ ही एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ। तो शेड्यूल 3 की अगर मैं बात करूँ, सो वी हैव इन शेड्यूल 3 वी हैव बार्किंग डियर, वी हैव चीतल, then we have hyenas, right, नीलगाय, सांबर, wild pigs, जंगली सुअर, etc. Right. Then in the fourth schedule we have the polecats, Indian porcupine,
Okay, and we have ducks. What I'll recommend is don't try to remember all these species, don't try to learn the names of all these species given in all these schedules, but just try to keep a tab on your newspapers and your current affairs. जो भी species के नाम आपको newspapers या magazines या current affairs में दिखते हैं, वो आप याद रखने की कोशिश कीजिए, उनको याद कीजिए और उनके स्पेसिफिकेशंस को याद कीजिए. हर स्पीशी को याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. Now next schedule is the fifth schedule. Fifth schedule I told you about is about vermins. यानी vermins यानी those animals which can be hunted. यानी जिन जानवरों को आप हंट कर सकते हैं उनको इसमें डाला गया है. कुछ स्पीशीज के नाम जो इसमें दिए हुए हैं, सिर्फ वही स्पीशीज के नाम हमारे WPA 1972 में दिए हुए हैं, जैसे कॉमन क्रो, फ्रूट बैट्स, rats, mice. All these species are in the fifth schedule. Now, last is the sixth schedule. Sixth schedule is for the protected plant species. ठीक है. तो प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज की बात की गई है. कौन कौन से प्लांट स्पीशीज ऐसे हैं जो कि प्रोटेक्टेड है? वन इज बेडोम्स, वन इज कुट, वन इज ब्लू वैंडा, one is red vanda, one is lady slipper orchid, okay, so and one is pitcher plant. Okay, so all these plant species are protected under the sixth schedule of Wildlife Protection Act 1972. ठीक है. तो ये बात थी स्पीशीज की. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी हम देखेंगे some organizations which are formed, which are statutory, which are formed under the Wildlife Protection Act 1972. तो ये ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू बनाई गई हैं, इसलिए सारी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसीलिए मैं इनको WPA 1972 के साथ ही आपको बता दे रहा हूँ. ठीक है. तो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन आती है which is the National Board for Wildlife. राइट. नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसके जो चेयरमैन होते हैं बोर्ड के, इज प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड and the vice chairman is the minister of environment, forest and climate change. So no need to go in the whole composition of this national board for wildlife. पूरे composition कौन कौन इसके members होते हैं उसको देखने की जरूरत नहीं है, because बहुत लंबा चौड़ा composition है, काफ़ी लोग इसके members होते हैं, experts, even the bureaucrats from different fields like environment ministry, ठीक है, agriculture ministry, इसके बाद डिफेंस यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं. तो बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट है, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ इतना याद रखें कि चेयरमैन जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, यानी उस मिनिस्टर के जो कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो इसके वाइस चेयरमैन होते हैं. खास चीज़, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. स्टैट्यूटरी क्यों? क्योंकि ये एक लॉ के अंडर बनाई गई है. स्टैट्यूटरी बॉडी, कौन सा लॉ? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एक लॉ इसके ऊपर है जिसके अंदर ये बनी हुई है. ठीक है. और तीसरी चीज, इट इज अ एडवाइजरी बोर्ड. ठीक है. इट इज अ एडवाइजरी बोर्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन वाइल्ड लाइफ मैटर्स. सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एडवाइजरी बोर्ड है ऑन वाइल्ड लाइफ मैटर्स. ठीक है. तो एडवाइस करता है. अब क्या क्या काम ये करता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द एपेक्स बॉडी, सबसे ऊपर की बॉडी, सबसे ऊंची बॉडी है, विच रिव्यूज
and approve all the government projects, all the, or I'll say approve all the matters related to wildlife projects, of national park या projects in national parks and wildlife sanctuaries or conservation areas. ठीक है, यानी कोई भी प्रोजेक्ट अगर आता है, लेट्स से सम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इज देयर, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया है या कोई रोड बननी है जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरेगी, तो उस केस में उसको रिव्यू करना, उसको अप्रूव करना, उसको स्टडी करके सरकार को एडवाइस करना कि वेदर टू अप्रूव इट और रिव्यू, वेदर टू स्टॉप इट और वेदर टू गो फॉर सम चेंजेस इन दैट प्रोजेक्ट, वो सारी एडवाइजेस जो हैं वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ देता है। तो ये सारा काम जो मैंने आपको बताया, ये एपेक्स बॉडी जो सबसे हाईएस्ट लेवल बॉडी है इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इन आवर कंट्री, ये बॉडी ये काम करती है। ठीक है, तो आई गेस ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, राइट। इसके बाद जो दूसरी बॉडी है वो हम पढ़ेंगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऐसे NTCA। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अगेन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी हुई है, स्टैट्यूटरी। नेक्स्ट, इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। पहले इस मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट था, अभी क्लाइमेट चेंज भी जोड़ दिया गया है, तो इट्स द कंप्लीट नेम इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इट वर्क्स अंडर दैट मिनिस्ट्री। नेक्स्ट, इसके ही अंडर, इसके ही एजेस में प्रोजेक्ट टाइगर हमारे देश में 1973 में लॉन्च हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर was launched under the guidance of the Tiger Conservation Authority. So 1973 का Project Tiger, it is important. So now we'll see what is Project Tiger. ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देख लेते हैं। इट इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स फॉर द पर्टिकुलर स्पीशीज। एक पर्टिकुलर स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए लाया गया प्रोजेक्ट, जैसे ऐसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट्स के लिए भी है, राइनोस के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे देश में। ऐसे ही प्रोजेक्ट टाइगर है जो सबसे पुराना प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सबसे पहले शुरू होता है, तो वो है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि NTCA उसको स्टार्ट करती है। तो कंजर्वेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी सबसे पहला प्रोजेक्ट, ठीक है, दैट इज टाइगर। टाइगर का जो नंबर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा था और एक समय में बहुत तेजी से डिक्लाइन करने लगा और बहुत ही कम टाइगर्स बचे थे हमारे देश में। एंड इंडिया वाज नोन फॉर इट्स टाइगर्स, स्पेशली द रॉयल बंगाल टाइगर। तो काफ़ी नंबर तेजी से घटा जब, तो हमको इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि हमें इसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। सो दिस प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, नाउ द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई द एरिया, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करती है, और किसके रिकमेंडेशन पे करती है? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ NTCA। यानी NTCA जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफाई, उसको रिकमेंड करती है कि आप इस पर्टिकुलर एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित कर दीजिए, और स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर देती है। सो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ NTCA notifies an area as टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब फिर से वही चीज आ जाती है
कि हमने इसमें देखा कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है। तो मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, 1973 में ये जो फॉरेस्ट था या वाइल्ड लाइफ था वो स्टेट गवर्नमेंट के ही हाथ में था, वो उसका स्टेट लिस्ट में था। बट अभी क्योंकि सेंट्रल लिस्ट में है, तो अभी स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही नोटिफाई कर सकती हैं किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व, राइट। तो आई विल राइट नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ can notify an area as the tiger reserve on the recommendation of NTCA. ओके, नाउ टाइगर रिजर्व होता कैसा है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, मतलब किस तरह से बनता है टाइगर रिजर्व, वो देख लेते हैं। तो टाइगर रिजर्व जो बनने का जो, या हम बोलेंगे कि ठीक है, सो कुछ इस तरह से टाइगर रिजर्व बनता है। दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट, ये जो बाहर वाला एरिया है, दिस पर्टिकुलर एरिया इज द बफर जोन, और ये जो अंदर वाला एरिया होता है ये होता है कोर जोन। यानी टाइगर रिजर्व जो है कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि उसके अंदर एक कोर जोन होता है और एक जो बाहर का एरिया होता है कोर जोन के, वो बफर जोन होता है। अब ये कोर जोन और बफर जोन किस तरह से क्लासिफाइड होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी कोर जोन में क्या क्या होता है। कोर जोन सबसे पहले तो साइंटिफिक डेटा के ऊपर एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है, एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म की जाती है, और एक्सपर्ट कमेटी बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटा, एक साइंटिफिक डेटा लिया जाता है कि यानी टाइगर का नंबर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कहाँ पर टाइगर्स जो हैं वो रिपीटेडली खाना खाने या पानी पीने के लिए, हंट करने के लिए आते हैं, जनरली वो किस एरिया में रिसाइड करते हैं, कहाँ पर वो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, कहाँ पर वो ज़्यादा माइग्रेट, उनका जो किस एरिया में होता है माइग्रेशन। तो उन सारी चीज़ों को, उन सारे डेटास को इकट्ठा करके एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है जो इस बात का फैसला लेती है कि ये जो जो एरिया है ये कोर जोन होना चाहिए। तो द डिसीजन इज टेकन बाय एन एक्सपर्ट कमिटी, ठीक है। और जो फाइनल डिसीजन होता है वो अगेन जो नेशनल गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा लिया जाता है। इसके बाद इस कोर एरिया में ट्राइबल राइट्स को ट्राइबल राइट्स आर नॉट अफेक्टेड, यानी अगर वहाँ पे कोई ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है उस कोर एरिया में तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको हम बिल्कुल टच नहीं करते हैं। वी डोंट आस्क एनी वन एनी ट्राइबल पॉपुलेशन टू विड्रॉ फ्रॉम देयर, ठीक है। तो उसको वहीं पे रिसाइड करने देते हैं, उनका जो भी ऑक्यूपेशनल सिस्टम है उसको वैसे ही चलने देते हैं विदाउट इवन डिस्टर्बिंग देयर लाइफ्स। तो ट्राइबल राइट्स वहाँ पर ऐसे ही प्रिवेल करेंगे जैसे पहले करते थे, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया तो सेंट्रल और स्टेट फाइनली डिक्लेयर करते हैं कोर एरिया को, यानी कोई भी डिक्लेयर कर सकता है। एक्सपर्ट कमेटी जो है वो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड कर देगी और वो वहाँ पर कोर एरिया को डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा बफर जोन को देख लेते हैं, बफर जोन में क्या क्या चीजें हैं। तो बफर जोन एक पेरिफेरल एरिया है, इट्स अ पेरिफेरल जोन, यानी बाहर का किनारों का जो फ्रिंज है पूरे कोर जोन का वो है बफर एरिया। इसमें लेसर डिग्री ऑफ हैबिटेट प्रोटेक्शन है, यानी बफर एरिया के अंदर उतना प्रोटेक्शन नहीं होता है, जो प्रोटेक्शन की डिग्री होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। वो क्यों कम हो जाती है, बिकॉज थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पर आप अवेलेबल कराते हैं, यानी उसको परमिट करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी को। तो वहाँ पर जो गांव है, अगर कोई गांव ऐसा बसा हुआ है बीच में तो उसको आप नहीं हटाते हैं। तो वहाँ पर ह्यूमंस भी वैसे ही रहते हैं और एनिमल्स भी एक सिंक्रोनिसिटी में रहते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है ये बफर जोन। तो यहाँ पर यू कैन से दैट दिस इज द को एग्जिस्टेंस बिटवीन द वाइल्ड लाइफ एंड द ह्यूमन एक्टिविटी, राइट। सो coexistence between wildlife and human एक्टिविटी, तो दोनों ही कोएग्जिस्ट करती हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर लेसर डिग्री ऑफ हैबिटेट प्रोटेक्शन होता है।
ठीक है, इस एरिया को डिमार्केट करते हैं, दिस एरिया इज डिमार्केटेड आफ्टर द कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड ग्राम सभा। कंसर्न ग्राम सभा, यानी जो भी वहां पे गांव हो उसकी ग्राम सभा होगी, उससे कंसर्न करने के बाद ही आप एक बफर या जो पेरिफेरल जोन है उसको डिमार्केट करते हैं। तो ये कहानी हुई बफर जोन और कोर जोन की। प्रोजेक्ट टाइगर जो है, जो टाइगर रिजर्व होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। उसके अंदर एक कोर जोन होता है और एक बफर जोन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पर एक नोट करने के लिए है वो ये है कि कोई भी बाउंड्रीज में ऑल्टरकेशन बिना एनटीसीए या जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उसके रिकमेंडेशन के नहीं हो सकता है। सो नो ऑल्टरकेशन इन द बाउंड्रीज, नो ऑल्टरेशन, सॉरी, नो ऑल्टरेशंस in the boundaries without recommendation of NTCA and National Board for Wildlife। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें। राइट, तो ये बात हमने की नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और इसके बाद हमने देखा कि प्रोजेक्ट टाइगर किस तरह से डिक्लेयर होता है। राइट, अभी देश में कहाँ कहाँ पे टाइगर रिजर्व्स हैं और कहाँ कहाँ पर नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनके लिए मैं अलग से एक सेशन लूंगा, एक अलग से सेशन रखूंगा, अलग से एक वीडियो डालूंगा, तो उसको आप देख सकते हैं। Right, now the second the next body under this is the Wildlife Crime Control Bureau। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अगेन द स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इट वर्क्स अगेन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, इट हैज हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली, दिल्ली में हेडक्वार्टर्स हैं, और 5 इसके रीजनल ऑफिसेज हैं। राइट, सो 5 कौन कौन से? दिल्ली, देन मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जबलपुर। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंटर। फिर काम क्या करता है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो काम करता है इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का, इंटेलिजेंस को डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के साथ शेयर करने का, जो सिक्योरिटी एजेंसीज काम करती हैं हमारे देश में, जैसे सीबीआई है, स्टेट पुलिस है। ठीक है, इन सारी एजेंसीज के साथ जो इन्फॉर्मेशन, इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है, जो कहीं क्राइम हो रहा है, अगर वाइल्ड लाइफ का कोई ऐसी हंटिंग हो रही है या स्मगलिंग हो रही है किसी जंगल में, या कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस की स्मगलिंग हो रही है, जरूरी कि वाइल्ड लाइफ की स्मगलिंग हो रही है, इवन प्लांट्स की या कुछ टिम्बर की स्मगलिंग हो रही है, किसी प्रोटेक्टेड स्पीशीज की स्मगलिंग या इंटरनेशनल इलीगल ट्रेड चल रहा है, तो और या हंटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इस तरह के इंटेलिजेंस जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है कलेक्ट करता है, वो डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ शेयर भी करता है, और उसके बाद उन एजेंसीज के साथ काम भी करता है इसको पकड़ने में, इसको कम करने में। दूसरा, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंतर्गत काम करती हैं, जो इसके 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 रिगार्डिंग काम कर रही हैं, जिनको डेटा की ज़रूरत पड़ती है, जिनको फील्ड्स में रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, उनको भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है, उनके साथ भी कोइंसाइड करता है, उनके साथ भी काम करता है, कोऑर्डिनेट करता है। देन ये तीसरा जो इसका काम है वो एक डेटाबेस कलेक्ट करना, बनाना, एक डेटाबेस बनाना, जिसमें जितनी भी वाइल्ड लाइफ क्राइम्स होते हैं जो हुए हैं पास्ट में, वो सारा डेटाबेस क्रिएट करना भी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का काम है।
ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख इसके जो काम है वो मैंने आपको बताए। सो सबसे पहले हमने देखा कि इट कलेक्ट्स इंटेलिजेंस, यानी ऐसी खुफिया जानकारी है जो वाइल्ड लाइफ क्राइम से जुड़ी हुई है। इट कलेक्ट्स इंटेलिजेंस related to organized wildlife crime या criminal activities. Okay, it shares intelligence, right, with security agencies to stop crime. इसके बाद to create a database of wildlife crimes, ऐसे क्राइम्स का पूरा रिकॉर्ड रखना। इसके बाद टू असिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस and foreign authorities for a universal action. ठीक है, तो ये सारी चीजें वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो करता है, राइट। अभी ये हुई बात हमारे जो बॉडीज थी जो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी हुई है, ऐसी सारी ऑर्गेनाइजेशंस की मैंने बात की। जो इंपॉर्टेंट वंस है मैंने उन्हीं को डिस्कस किया। सेंट्रल जू अथॉरिटी मैंने डिस्कस नहीं की है, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड ऑन योर ओन फ्रॉम द बुक, राइट। नेक्स्ट व्हाट आई विल टॉक अबाउट इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। ठीक है, इसमें मैं नाम डिस्कस नहीं करूंगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, बट मैं बेसिक कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस के बीच में जाऊंगा। तो इफ आई सी, ठीक है, now over here we'll see wildlife sanctuaries and over here we'll see national parks. तो सबसे पहले जो वेरी फंडामेंटल डिफरेंस इज, द वेरी फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क इज, एक नेशनल पार्क में जो प्रोटेक्शन होती है वो एंटायर इकोसिस्टम को होती है। एंटायर इकोसिस्टम से मेरा मतलब है वाइल्ड लाइफ एज वेल एज द होल लैंडस्केप ऑफ दैट एरिया, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन प्रोवाइड होती है वो वाइल्ड लाइफ को होती है, यानी जो स्पीशीज हैं, वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स की जो स्पीशीज हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। पूरा लैंडस्केप को आप उसमें कवर नहीं करते हैं, यानी लैंडस्केप का मतलब है कि अंदर कोई अगर छोटी सी नदी बह रही है या कोई हिली रीजन है, अंदर कोई पहाड़ है अंदर, तो वो भी एक वाइल्ड लाइफ का पूरे इकोसिस्टम का पार्ट है, यानी उस इकोसिस्टम में उसका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। छोटी सी नदी का भी इम्पोर्टेंस है, अगर छोटा सा तालाब है उसके अंदर तो उसका भी इम्पोर्टेंस है। नेशनल पार्क में पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन की दी जाती है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ या किसी स्पीशी को हम प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है कि जो भी एनिमल्स हैं, जो भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी संख्या कम हो रही है, जिनकी हंटिंग पोचिंग काफ़ी हो रही है, उन एनिमल्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रिजर्व करना, right? So abundant, abused and injured wildlife is allowed to live in peace in their natural environment. ठीक है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की बात की, अगर आप देख रहे हैं तो इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम की बात नहीं की है, तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ। सो ओवर हेयर
प्रोटेक्शन टू वाइल्ड स्पीशीज, ठीक है, और यहां पर द एंटायर इकोसिस्टम इज प्रोटेक्टेड। इकोसिस्टम का मतलब फ्लोरा, फौना एंड लैंडस्केप, इसको प्रोटेक्शन दी जाती है, राइट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो नेशनल पार्क के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज़्यादा होती हैं। सो रिस्ट्रिक्शंस आर मोर देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अगला यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं कि एनिमल ब्रीडिंग कहीं भी नहीं होती है, तो ना तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होती है और ना ही नेशनल पार्क्स में होती है। एनिमल्स आर नॉट ब्रेड, ठीक है। तो ये खाली डिफरेंसेस नहीं है, सिमिलैरिटीज भी हैं इसमें। तो सेम इज द केस ओवर इन द नेशनल पार्क्स, एनिमल्स आर नॉट ब्रेड, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, डिस्टर्बेंस यहां पर भी नहीं होता है, सो लीस्ट डिस्टर्बेंस, ठीक है। डिस्टर्बेंस लीस्ट मैं लिखूंगा, ओके। व्हाई आई एम राइटिंग लीस्ट, बिकॉज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ह्यूमन एंट्री अलाउड होती है, ह्यूमन एक्टिविटी भी अलाउड होती है एक हद तक, बट नेशनल पार्क्स में ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलाउड नहीं होती है। सो here we can write no disturbance to wildlife, ठीक है। why I'm saying this, because human activities is allowed to certain extent, okay। no human activity, कंप्लीटली बैंड होती है ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर किसी भी तरह की, या तो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी हो गई या कमर्शियल एक्टिविटी हो गई, इवन कुछ किसी तरह का कोई ट्रेड भी यहाँ पर अलाउड नहीं होता है, राइट। बट टूरिज्म एक हद तक अलाउड किया सकता है अंडर द सुपरविजन, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन यानी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये एक ऐसा पद है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दिया हुआ है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन काम करता है अपने स्टेट में कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड एरियाज को, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पर अलाउड नहीं होती हैं, अलाउड होती भी है तो एस्कॉर्टेड वे में अलाउड होती हैं, यानी कोई अकेला अंदर नहीं जाएगा, उसके साथ कोई इसको एस्कॉर्ट करने के लिए उसके साथ कोई होगा, ठीक है। इसके अलावा डिक्लेयर्ड बाय सेंटर और स्टेट, उसी प्रकार से डिक्लेयर्ड बाय स्टेट और सेंटर। अभी जो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ की जाती है वो कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ की जाती हैं? अलाउड एक्टिविटीज कौन कौन सी एक्टिविटीज अलाउड है? जैसे टिम्बर हार्वेस्टिंग, यहाँ पे आप लकड़ी काट सकते हो, लकड़ी जो कमर्शियल यूज या डोमेस्टिक यूज के लिए होती है, लकड़ी यहाँ से ले जाकर आप उसको कट कर सकते हैं, यहाँ पेड़ काट सकते हैं आप। टिम्बर हार्वेस्टिंग हो सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। दूसरा, कलेक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि हनी, शहद, उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट ओनरशिप राइट्स यहां पर होते हैं, ठीक है। ओनरशिप राइट्स का मतलब है जैसे कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर होने से पहले कोई वहां पर गांव था या वहां पर लोग रहा करते थे, तो उनके घर वहां पर हैं, उनकी ज़मीनें वहां पर हैं, उनके वहां पे अंदर खेत भी हो सकते हैं, छोटे मोटे ऑर्चर्ड्स हो सकते हैं, तो उनके राइट्स वहां पर बने रहेंगे, वो वायलेट नहीं होंगे,
ठीक है, तो वो वहाँ पर अपना जो भी काम करते हैं उसको कर सकते हैं। इवन अगर किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से कोई रोड जा रही है या कोई नेशनल हाईवे जा रहा है या कोई स्टेट हाईवे जा रहा है, तो उसको भी वहाँ पे बंद नहीं किया जाता है, उसमें एंट्री और एग्जिट अलाउड होता है, वहाँ से आप पास कर सकते हैं। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे देश के अंदर हैं जहाँ जिनके अंदर से रोड्स गुजर रही हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक चलता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उस तरह के राइट्स भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिसर्च इज अलाउड इन बोथ the national parks and wildlife sanctuary. Okay, research is allowed over here. Okay, next thing is the important thing is the chief wildlife warden, which I was talking about. चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का यहाँ पर इंपॉर्टेंस आता है जहाँ पर मैंने अलाउड एक्टिविटीज की बात की। तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जिसको हम कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो ऑफिसर होता है उसको बनाया जाता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये ही पूरा ह्यूमन एक्टिविटी जो अलाउड है उसको उसको मैनेज करता है, उसको मेंटेन करता है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी होती है वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की होती है। सो व्हाट ऑल थिंग्स आर कवर्ड अंडर हिज ऑफिस इज द कंट्रोल, मैनेज, मेंटेनेंस of wildlife sanctuary. ठीक है, and he only grants the permission for entries and exits. ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। इसके बाद एक चीज और कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एक नोट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप नेशनल पार्क बना सकते हैं, but national park cannot be downgraded to a wildlife sanctuary. Cannot be made a wildlife sanctuary. यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना सकते हैं, बट सेम कैन नॉट हैपन विद अ नेशनल पार्क। ठीक है, इसके अलावा कुछ और कंजर्वेशन एफर्ट जैसे कि कंजर्वेशन रिजर्व भी होता है एक। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व भी एक रिजर्व फॉरेस्ट टाइप का होता है, या हम बोले कि प्रोटेक्टेड रीजन होता है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स होते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, कोई भी रीजन, कोई भी एरिया विच इज एडजेसेंट टू अ नेशनल पार्क और अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ कंजर्वेशन रिजर्व। सो एरिया adjacent to wildlife sanctuary and national park can be declared as a conservation reserve by state और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के आसपास का जो इलाका है उसको आप कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसके लिए आपको जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है और जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उसका रिकमेंडेशन होना या उसका कंसल्ट करना पड़ेगा आपको, तभी आप ये काम कर सकते हैं कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर करने का। इसके बाद एक और प्रोटेक्टेड रीजन या एक और प्रोटेक्टेड एफर्ट होता है कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व होता है प्राइवेट लैंड पे, यानी किसी कम्युनिटी का लैंड अगर है, कम्युनिटी लैंड, और individually owned land can be declared as a community reserve। ठीक है,
तो कोई कम्युनिटी का लैंड है, कोई ऐसी कम्युनिटी है जो रिसाइड करती है कहीं पर और उसके लैंड पर, उसका लैंड काफ़ी बड़ा है उस कम्युनिटी का, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ काफ़ी है, एक वाइल्ड रीजन काफ़ी है, या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ऐसी ज़मीन है काफ़ी जिनके ऊपर वाइल्ड लाइफ बहुत है, तो उसके साथ आप कंसल्ट करके या कम्युनिटी के साथ कंसल्ट करके आप उस रीजन को कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर करने के लिए आपको ग्राम सभा से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और कम्युनिटी रिजर्व के लिए आपको कम्युनिटी या जिस इंडिविजुअल की वो लैंड है शुड बी कंसल्टेड, राइट। तो ये था कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व का। इसके इससे पहले हमने देखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स में डिफरेंसेस। तो दोनों के डिफरेंसेस, एक डिफरेंस शायद मैं मिस कर गया जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, वो था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं उनकी जो एरियाज होते हैं, जो मार्किंग होती है वो काफ़ी डिफाइंड नहीं होती है, यानी एरिया बहुत ही स्पेसिफिक और जो नोटिफाइड एरिया होता है वो बहुत ही डिफाइंड और स्पेसिफिक नहीं होता है। सो बाउंड्रीज, ओके, बाउंड्रीज जनरली नॉट, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि हमेशा नहीं, जनरली नॉट डिफाइंड और स्पेसिफिक बाउंड्रीज नहीं होती हैं, बट नेशनल पार्क्स में ऐसा नहीं होता है, बाउंड्रीज आर क्लियरली डिफाइंड। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जो बाउंड्रीज होती हैं और जो उनके फेंसिंग होती है, तो वो क्लियरली नहीं होती, कई बार फेंसिंग नहीं होती। नेशनल पार्क्स में जनरली हमारी जो बाउंड्रीज होती हैं या तो फेंसिंग हो रखी होती है या वॉल होती है, तो कुछ इस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं, राइट। और कई जगह पे नेचुरल बाउंड्रीज भी होती है, जैसे कोई रिवर है या कोई कोई माउंटेन है, तो उससे भी वो बाउंड्री डिफाइन हो जाती है। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जनरली ऐसा होता है कि जो बाउंड्रीज होती हैं वो डिफाइंड नहीं होती है, कोई ऐसी फेंसिंग या कोई ऐसी लाइनिंग या बॉर्डर्स डिफाइन आप नहीं करते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओके, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओपन होती है, जनरल पब्लिक एंटर कर सकती है, बाय रोड भी जा सकती है क्योंकि रोड और हाईवेज भी कई बार निकल रहे होते हैं अंदर से, तो जनरल पब्लिक के लिए ओपन होती है, वहाँ पे अंदर जाया जा सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। बट नेशनल पार्क में ये जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं इनमें एंट्री जो है रिस्ट्रिक्टेड होती है, विद परमिशन, विद विद काइंड ऑफ पासेस, और जो भी प्रोविजन होगा वहाँ पर उससे ही आप अंदर घुस सकते हैं, वेदर यू आर टूरिस्ट और गोइंग फॉर कैंपिंग और रिसर्च और स्टडी एनीथिंग। तो वो एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कहलाएगी। पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंट्री फॉर क्वाइट फॉर क्वाइट अ पर्पस, दोज आर अलाउड, राइट। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। So I've covered each and every aspect of the Wildlife Protection Act 1972, and this was all for today. Thank you so much.